तो आज हम सब मिलकर एक तरह के डेटा जासूस बनने वाले हैं। हमारा हथियार एसक्यूएल। देखिए, हमारे सामने केस फाइल है और हमारा मिशन है डेटा में छिपे बिजनेस सीक्रेट्स को ढूंढ निकालना। तो चलिए इस केस को क्रैक करते हैं। कभी सोचा है कि कोई भी बड़ी कंपनी ये कैसे पता लगाती है कि कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है? ये सवाल हर मार्केटिंग टीम के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है और इसका जवाब, हाँ, वो डेटा की गहराइयों में ही छिपा होता है। आज हम उसी जवाब को ढूंढ निकालने वाले हैं। ये रही हमारी आज की केस फाइल। एक मार्केटिंग टीम है जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस को देख रही है। उन्हें बस ये जानना है कि लोग आखिर सबसे ज्यादा खर्च कर कहाँ रहे हैं। क्यों? ताकि वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को और भी बेहतर और भी शार्प बना सकें। ये सुनने में तो बड़ा सीधा सा काम लगता है ना? लेकिन असली मजा तो इसकी डिटेल्स में है। तो हमारा मिशन एकदम क्लियर है। हमें उन मर्चेंट कैटेगरीज को पहचानना है जहां कस्टमर्स का एवरेज खर्च सबसे ज्यादा है। यही जानकारी मार्केटिंग टीम को उनके अगले कैंपेन के लिए एक सॉलिड डायरेक्शन देगी। देखिए, किसी भी डेटा इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है रिक्वेस्ट को ठीक से समझना। हमें इसे छोटे छोटे क्लियर हिस्सों में तोड़ना होगा ताकि हमारी एसक्यूएल क्वेरी बिल्कुल सही निशाने पर लगे। तो ये रहे हमारे सुराग, हमारी इन्वेस्टिगेशन चेकलिस्ट। सबसे पहले हमें सिर्फ $15 से ऊपर के ट्रांजैक्शंस पर ही फोकस करना है। फिर इन सारे ट्रांजैक्शंस को उनकी कैटेगरी के हिसाब से ग्रुप करना है। इसके बाद हर ग्रुप का एवरेज खर्च निकालना है। और हाँ, सिर्फ उन्हीं कैटेगरीज को रखना है जिनमें कम से कम 5 ट्रांजैक्शंस हुए हों। और आखिर में जो रिजल्ट आएगा उसे सबसे ज्यादा एवरेज खर्च वाले से सबसे कम की तरफ सॉर्ट कर देना है। हमारी पूरी जांच इसी चेकलिस्ट पर टिकी है। ठीक है, अब जब हमारे पास चेकलिस्ट तैयार है तो वक्त आ गया है अपने टूल को बनाने का। और हमारा टूल है एसक्यूएल क्वेरी। हम इसे स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मैकेनिक किसी खास काम के लिए एक औजार को तैयार करता है। हमारी क्वेरी हमेशा सिलेक्ट से शुरू होती है। ये डेटाबेस को बताता है कि भाई हमें चाहिए क्या। यहां हम 2 चीजें मांग रहे हैं, एक तो मर्चेंट की कैटेगरी और दूसरा उस कैटेगरी में हुए ट्रांजैक्शंस की एवरेज अमाउंट। और हमने उसे राउंड करके 2 डेसिमल प्लेस तक कर दिया है ताकि नंबर एकदम साफ सुथरे दिखें। इसके बाद आता है फ्रॉम और जॉइन क्लॉज। ये बहुत जरूरी कदम है। असल में हमारी जानकारी 3 अलग-अलग टेबल्स में बिखरी हुई है, ट्रांजैक्शन, मर्चेंट और मर्चेंट अंडरस्कोर कैटेगरी। तो जॉइन क्लॉज क्या करता है? ये इन अलग-अलग टेबल्स को एक कॉमन चीज के आधार पर एक साथ जोड़ता है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि हम लाइब्रेरियन को सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सी फाइलें देखनी हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि उन फाइलों को आपस में जोड़कर एक पूरी कहानी कैसे बनानी है। अब बारी है हमारे पहले फिल्टर की, वेयर क्लॉज। ये हमारी चेकलिस्ट का पहला पॉइंट है, याद है? हम डेटाबेस को सीधा सीधा कह रहे हैं कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस उठाओ जिनकी कीमत $15 से ज्यादा है। इससे कम वाले सारे ट्रांजैक्शन अपने आप हमारी जांच से बाहर हो जाते हैं। एक बार जब हमारे पास सिर्फ महंगे वाले ट्रांजैक्शंस आ गए तो हम उन्हें ग्रुप बाय का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइज करते हैं। ये क्लॉज क्या करता है? ये उन सभी ट्रांजैक्शंस को उनकी मर्चेंट कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग ढेरों में बांट देता है। जैसे रेस्टोरेंट का एक ढेर, कॉफी शॉप का दूसरा, कुछ इस तरह। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी और कभी-कभी थोड़ा मुश्किल लगने वाले हिस्से पर चलते हैं। हमने अलग-अलग रॉस को तो फिल्टर कर लिया, लेकिन अब हमें पूरे के पूरे ग्रुप्स को फिल्टर करने की जरूरत है। अब ये स्लाइड एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करती है। वेयर और हैविंग में क्या फर्क है? देखिए, वेयर एक एक लाइन पर, मतलब हर एक रॉ पर काम करता है, वो भी ग्रुप बनने से पहले। लेकिन अगर हमें ग्रुप बनने के बाद उन पर कोई शर्त लगानी हो, जैसे कि सिर्फ वो ग्रुप्स दिखाओ जिनमें 5 से ज्यादा आइटम है, तो वहां वेयर काम नहीं आएगा। उसके लिए हमें चाहिए हैविंग। और बस यहीं पर हैविंग क्लॉज की एंट्री होती है। हमारी चेकलिस्ट कहती है कि हमें सिर्फ वही कैटेगरीज चाहिए जिनमें 5 या उससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो। तो ये जो लिखा है हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये बिल्कुल यही काम करता है। ये उन सभी ग्रुप्स को हमारी लिस्ट से हटा देता है जिनमें 5 से कम ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे उनका एवरेज खर्च कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। हमारी क्वेरी का ये आखिरी हिस्सा है ऑर्डर बाय। ये हमारे फाइनल रिजल्ट्स को एक क्रम में लगाता है। DESC का मतलब है डिसेंडिंग, यानी घटते हुए क्रम में। तो हम डेटाबेस को कह रहे हैं कि जिन कैटेगरीज का एवरेज अमाउंट सबसे ज्यादा है उन्हें सबसे ऊपर रखो। इससे क्या होगा? मार्केटिंग टीम को सबसे जरूरी जानकारी एक नजर में ही मिल जाएगी। तो हमारी क्वेरी पूरी हो चुकी है। अब वक्त है इन्वेस्टिगेशन के नतीजों को देखने का।
हमने सारे सुराग फॉलो किए, अपना टूल भी बना लिया, और अब देखते हैं कि डेटा हमें क्या कहानी सुनाता है। और ये रहा जवाब। टेबल एकदम साफ साफ दिखा रही है कि बार कैटेगरी में एवरेज खर्च सबसे ज्यादा है। अब इस जानकारी के साथ मार्केटिंग टीम बहुत कुछ कर सकती है, जैसे वो बार और पब के लिए खास लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, या इन जगहों पर जाने वाले कस्टमर्स को टारगेट करके डिजिटल एड्स चला सकते हैं। देखा कैसे डेटा सीधे सीधे बिजनेस स्ट्रैटेजी को रास्ता दिखाता है। तो हमने सिर्फ एक एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखी, हमने एक बिजनेस के सवाल को लिया, उसे लॉजिकल स्टेप्स में तोड़ा और फिर डेटा को एक ऐसी इंसाइट में बदल दिया जो वाकई काम की है। हमने रॉ डेटा को एक्शन लेने लायक जानकारी में बदला है, और यही तो किसी भी अच्छे एनालिसिस का असली मकसद होता है। और बस इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि बार और पब में एवरेज खर्च ज्यादा है, लेकिन क्यों? क्या ये किसी खास तरह के ड्रिंक्स की वजह से है? क्या इसका दिन के किसी खास समय या लोकेशन से कोई लेना देना है? देखिए, एक अच्छे डेटा एनालिस्ट का काम कभी खत्म नहीं होता। हर जवाब हमेशा कुछ नए और ज्यादा दिलचस्प सवाल खड़े कर देता है।